हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम फिर एक बार हाजिर हैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन नामक चैप्टर में पढ़ाने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में हम सब लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा की थी। केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ बची हुई थी जिन्हें हम आज और आगे ले चलेंगे। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज यहीं तक हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग क्या समझेंगे, किस विषय पे चर्चा करेंगे और क्या देखेंगे, उसे समझना है, सीखना है। तो आइए बिना किसी देर के, जैसे हम कह दें कि CH3 का होल थ्राइस C और X, ये हमारा एक प्रकार का हेलो एल्केन है और इसकी क्रिया हम करा दें NaOH के साथ। NaOH कैसा होना चाहिए बच्चों? जलीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जलीय, एक्वस। क्रिया कराएंगे तो यहां से क्या निकलेगा? Na+ और यहां से OH-। हैलाइड है, X- और C+, बाहर निकल जाएगा। यहां का Na+ और यहां का X-, बाहर क्या निकलेगा? NaX। यहां क्या बचा? OH-, और ये OH- जाकर के यहां जुड़ जाएगा। तो कैसे कहेंगे इसको? CH3 होल थ्राइस C और OH, हमारा एल्कोहल बना दिया। क्या बना दिया? एल्कोहल। ये हमारी एक अपक्रिया है। और कौन सी अपक्रिया है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया को हमने जनरल तरीके से देखा, लेकिन अगर हमें जानना है कि यह अपक्रिया कैसे हुई, किस प्रकार से इसकी क्रिया विधि ने काम किया, तो उसके विषय में हमें क्या जानना पड़ेगा? इस अपक्रिया की क्रिया विधि एकदम डिटेल में जानना है कि कैसे क्या हो रहा है। पूरी अपक्रिया का हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा एक एक करके। तो आइए क्रिया विधि जानते हैं, मैकेनिज्म। एक बात हम आपको और बता दें, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रियाओं की क्रिया विधि दो प्रकार की होती है। एक होती है SN1 मैकेनिज्म और दूसरी होती है SN2 मैकेनिज्म। पहली क्या होती है? SN1 मैकेनिज्म और दूसरी क्या होती है? SN2 मैकेनिज्म। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, एकदम ध्यान देकर के आप लोग पढ़िएगा। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारे लिए। ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म। इस अपक्रिया के लिए जो फॉलो होता है वो कौन सी मैकेनिज्म होती है? उसे हम बोलते हैं बच्चों SN1 मैकेनिज्म, या यहीं पे लगा दें SN1 मैकेनिज्म। सबसे पहले आप नाम देखिए, SN1 क्या होता है? 1 माने होता है यूनिमॉलिकुलर। नाम मैं पूरा यहां लिख दे रहा हूं, यूनिमॉलिकुलर। N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, और मैकेनिज्म है तो आप लगा सकते हैं SN1 का पूरा नाम, 1 फॉर यूनिमॉलिकुलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि या यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1, ये पूरा नाम हो गया। अब ये क्या होता है बच्चों, इसके विषय में आपको ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है। जैसे हम बात करते हैं
CH3, इसी को हम ले रहे हैं CH3CH3। सुनिएगा ध्यान से, इस पे क्या होता है, होता क्या है, एकदम क्लियर कट बात बताने जा रहा हूं आपको, एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करिएगा। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है और यहां पर क्या था, यक्स। सबसे पहली बात, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में, दो पदों में। पहला पद जो होता है मंद पद कहलाता है, मंद पद। और जो मंद पद होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, यह उत्क्रमणी होता है। कैसा होता है बच्चों, उत्क्रमणी होता है। और इसी को हम बोलते हैं दर निर्धारण पद। यह प्रथम पद है, फर्स्ट स्टेप है। पहला पद मंद पद होता है और इसी को बोलते हैं दर निर्धारण पद। एकदम कंफर्म याद रखिएगा, दर निर्धारण पद। इसमें क्या होता है बच्चों कि यहां से यक्स बाहर निकलता है। यक्स क्या होता है, बाहर निकलता है, बाहर निकल के चला जाता है, यक्स माइनस बाहर गया। यहां बचा क्या, C प्लस चार्ज CH3 CH3 CH3। ये हमारा क्या है, कार्बोधनायन है। इंग्लिश बोले तो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। प्रथम पद मंद पद कहलाता है, जिसे हम दर निर्धारण पद कहते हैं। प्रथम पद में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। प्रथम पद मंद पद कहलाता है, जिसे दर निर्धारण पद कहा जाता है। और प्रथम पद में कार्बोधनायन का निर्माण होता है, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। जो द्वितीय पद होता है वह तीव्र पद होता है, तीव्र पद होता है। द्वितीय पद होता है वह तीव्र पद होता है और उस द्वितीय पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। उस द्वितीय पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। तो जब कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है तो वहां उत्पाद बनते हैं। मैं यहां बना के दिखा रहा हूं। उत्पाद दो प्रकार के बनते हैं। उत्पादों का रेशमीकरण हो जाता है। कैसे, C अगर OH इधर से जुड़ा, OH CH3 CH3 CH3। अगर OH बैक साइड से जुड़ा, पीछे से जुड़ा, तो क्या होगा, OH C CH3 CH3 CH3। ये उत्पाद का क्या हो गया, रेशमीकरण हो गया। रेशमीकरण, रेशमाइजेशन हो गया, रेशमाइजेशन। उत्पाद का रेशमीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, फिर से समझेंगे। एक बार पुनः ये हमारा उत्पाद बन चुका है। पहले मैं एक बार आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। कुछ चीजें हैं इस अभिक्रिया में। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, केवल एल्किल हैलाइड के, RX के, या यहां पर हम कर सकते हैं एल्किल हैलाइड। मेन पॉइंट है SN1 में अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है, ना कि OH माइनस पर। पहली बात, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। नहीं, यह अभिक्रिया जी हां दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में, दो पदों में। यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। थर्ड पॉइंट,
अब मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। दो पद, एक पद यहां से यहां तक हो गया और एक पद यहां से यहां तक हो गया। फिर से ध्यान दीजिए, यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। प्रथम पद मंद पद कहलाता है, जिसे हम दर निर्धारण पद कहते हैं, दर निर्धारण पद। और प्रथम पद में कार्बोधनायन का निर्माण होता है। जब कार्बोधनायन का निर्माण होता है तो वहां पर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। OH माइनस माने न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इस पद को तीव्र पद कहते हैं, क्योंकि माइनस प्लस आपस में जब जुड़ेंगे तो तेजी से जुड़ेंगे। इस पद को तीव्र पद कहते हैं। और वहां पर उत्पाद बनता है एल्कोहल के रूप में। उत्पाद में विन्यास का रेशमीकरण हो जाता है, मतलब 50% में ये और 50% में ये दोनों उत्पाद बन सकते हैं। इस प्रकार की मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? SN1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करती है, और यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसमें अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रिया करने का क्रम RX की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। SN1 में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है बच्चों? CH3CX, उसके बाद यहाँ होल थ्राइस, उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस CHX, उसके बाद CH3CH2X और सबसे अंत में CH3X। इसे हम बोलते हैं टर्सरी, इसे बोलते हैं सेकेंडरी, इसे बोलते हैं प्राइमरी, और इसे मेथिल हैलाइड। तो अगर पूछ लिया जाए SN1 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा किसमें होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या मेथिल हैलाइड, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा SN1 प्रदर्शित करने वाला होता है टर्सरी एल्किल हैलाइड, और उसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। क्लियर है बात? उसके बाद प्राइमरी एल्किल हैलाइड। एकदम ध्यान से केयरफुली तरीके से आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है SN1 और SN2। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, हर वर्ष आता है और हर कंपटीशन में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है SN1 और SN2। फिर मैं बता दे रहा हूं, SN1 जो क्रिया विधि है यह दो पदों में पूर्ण होती है। जो प्रथम पद है इसे मंद पद कहते हैं, दर निर्धारण पद कहलाता है। इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है। द्वितीय पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है और यह पद तीव्र पद कहलाता है। उत्पाद में विन्यास का रेशमीकरण हो जाता है, मतलब 50% में ये 50% में होगा। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड पर यानी हेलो एल्केन पर निर्भर करती है, ना कि न्यूक्लियोफाइल पर। अगर हम अभिक्रिया की क्रियाशीलता देखें, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता देखें SN1 के प्रति, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तृतीयक एल्किल हैलाइड होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? तृतीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक हेलो एल्केन। उसके बाद द्वितीयक हेलो एल्केन और सबसे कम प्राथमिक हेलो एल्केन, लास्ट में मेथिल हैलाइड या ओनली वन हेलो एल्केन। ये तो अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। तो ये है हमारी SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूं आपको SN2 मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे।
SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहले तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए। 1 था तो यूनिमोलिकुलर और 2 है तो बाई मोलिकुलर। तो क्या होगा? बाई मोलिकुलर, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इसका नाम है। द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया विधि। क्या होता है इसमें बच्चों, ध्यान दीजिए जरा। जैसे CH और X, ये एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है, और इसमें हम क्या करें, OH निगेटिव आक्रमण करेगा। तो नियम है, OH निगेटिव कहां से आक्रमण करता है? बैक साइड से, पीछे की ओर से। कहां से आक्रमण करता है? पीछे, बैक साइड से, पीछे की ओर से। जब OH निगेटिव आक्रमण करता है तो OH का बॉन्ड धीरे धीरे जुड़ना प्रारंभ करता है और C और X के बीच का बंध धीरे धीरे टूटना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे OH का बंध जुड़ता जाता है वैसे वैसे C और X के बीच का बंध टूटता जाता है। इसे कहते हैं संक्रमण अवस्था। क्या कहते हैं? संक्रमण अवस्था। कैसे? OH पीछे से अटैक कर रहा है, ये देखिए धीरे धीरे C से बॉन्ड बना है। ऊपर जुड़ा था H, इधर जुड़ा था H, इधर जुड़ा था H, अब इधर था CX। तो जैसे जैसे OH जुड़ेगा तो C और X के बीच का बंध कमजोर होगा। तो ये देखिए यहां पर पूरा कमजोर होने लगा। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हटा दें, इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। संक्रमण अवस्था यह क्षणिक होती है, बहुत कम समय के लिए बनती है, बहुत कम, क्षणिक। जब OH बंध पूरी तरह मजबूत हो जाता है तो X माइनस यहां से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। OH यहां से जुड़ता है तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का बनता है, CHHHOH, CHHHOH। इसे क्या बोलते हैं? विन्यास का प्रतीपन। विन्यास का प्रतीपन। ध्यान से सुनिएगा, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, यह अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है, एक पद में पूर्ण होती है। नाभिक स्नेही हमेशा बैक साइड से आक्रमण करता है। जैसे जैसे नाभिक स्नेही C के साथ जुड़ता जाता है, बंध बनाता है, वैसे वैसे C और X के बीच का बंध कमजोर होता जाता है, और इस अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। जब OH पूरी तरह C से जुड़ जाता है तो X माइनस बाहर निकल जाता है और हमें उत्पाद प्राप्त होता है। उत्पाद का प्रतीपन हो जाता है। प्रतीपन मतलब जैसे तेज हवा में छाता उलट जाता है, जैसे तेज हवा में छाता उलट जाता है, उसी प्रकार से हमारा ये उत्पाद उल्टा हो जाता है। इसी को कहते हैं विन्यास का प्रतीपन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? SN2 मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? SN2। SN2 क्यों कहते हैं? अब पॉइंट पे बात आती है। 2 सुनिए ध्यान से। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल RX माने एल्किल हैलाइड एंड OH माइनस। अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड के
और न्यूक्लियोफाइल दोनों के समानुपाती होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म। और SN1 में मैंने क्या बताया अभी केवल RX के समानुपाती होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। SN2 मैकेनिज्म, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। यह मैकेनिज्म केवल एक पद में पूर्ण होता है। सबसे पहले नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही बैक साइड से आक्रमण करता है, पीछे की ओर से। जब नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। संक्रमण अवस्था क्या होती है? जैसे जैसे C और OH के बीच बंध मजबूत होता है, जुड़ता है, वैसे वैसे C और X के बीच का बंध कमजोर होता है। जब C और OH के बीच पूरी तरह बंध जुड़ जाता है तो X रिमूव हो जाता है, रिएक्शन से अलग हो जाता है और हमें उत्पाद प्राप्त होता है। लेकिन उत्पाद का इन्वर्जन हो जाता है, प्रतिपन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से तेज हवा में हमारा छाता उल्टा हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा उत्पाद भी उलट जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को, इस प्रकार की क्रियाविधि को हम SN2 क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। अगर क्रियाशीलता पूछ ले कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील होगा और कौन कम क्रियाशील होगा SN2 के प्रति, याद रखना SN1 और SN2 अलग अलग चीजें हैं। SN2 में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? जाहिर सी बात है मेथिल हैलाइड, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, आप सब लोग जानते हैं। अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है CH3X में, उसके बाद RCH2X, उसके बाद R2CHX और उसके बाद R3CX। ये मेथिल हैलाइड है और ये प्राइमरी मेथिल हैलाइड है या प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है और ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है। SN2 में सबसे ज्यादा मेथिल हैलाइड में होता है, उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, जबकि SN1 में क्या था? सबसे ज्यादा टर्सरी में था। याद रखिएगा बच्चों, SN2 और SN1 मैकेनिज्म बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल चीज है। आप सब लोग वीडियोस को देखा करें, क्लास को लिया करें, नोट्स बनाया करें, समझा करें, कमेंट अवश्य किया करें। समझ में आया तो, नहीं आया तो, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्या समस्या हो रही है, उसको जरूर कमेंट करिए। उसके आधार पर मैं आपको और गहराई से बताने की कोशिश करूंगा और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच आप सबको। अच्छा, ये है SN1 और SN2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे विलोपन अभिक्रियाएं। विलोपन अभिक्रियाएं, इंग्लिश बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। निराकरण, इन्हें निराकरण भी बोल सकते हैं विलोपन को। निराकरण मतलब निकलना। कैसे, उस बात को जरा सुनिए आप लोग ध्यान से, एकदम केयरफुली तरीके से सुनिए और समझिए कैसे होगा, उसको आप लोग देखते रहिए। विलोपन अभिक्रियाओं में सी यहाँ पर अगर हम Br या Br की जगह हम क्या ले ले, X ले ले, X, यहाँ H और यहाँ H,
यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। ये हमारा एक प्रकार का क्या है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया हम KOH के साथ करा दें। किसके साथ करा दें? KOH के साथ। और KOH कैसा हो? एल्कोहली हो। सुनिएगा ध्यान से, एल्किल हैलाइड की क्रिया KOH और कैसा? एल्कोहली होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यहां जानते हैं K प्लस होता है और OH माइनस होता है K पर, एकदम याद रखिएगा बात को। अब यहां अगर देखा जाए तो C और X के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज्यादा पावरफुल? तो आप कहेंगे X अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो X पर माइनस, X पर माइनस और K पर प्लस, बाहर क्या निकल जाएगा? माइनस KX। एक बात मैं आपको और यहां बताना चाहता हूं, जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? बीटा हाइड्रोजन। पुनः मैं एक बार बता दूं, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। यदि और कोई कार्बन आ जाएगा तो उसे गामा कार्बन कहा जाएगा, और गामा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो क्या होगा? आगे चलेंगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड कहां थे हम लोग? X माइनस अल्फा बीटा गामा, KX बाहर निकला, K और X। जैसे ही यहां से K और X जाएगा, फिर अपने पॉइंट पर आते हैं धीरे से, K और X यहां से जाएगा, तो जब K और X यहां से गया तो KX चला गया। अब जब यहां से X गया तो कार्बन की वैलेंसी में कमी आ गई, प्लस चार्ज कार्बन पर आएगा। प्लस मतलब कमी, प्लस का मतलब कमी। जब यहां पर प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तब क्या होगा? यह बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर शिफ्ट होगा तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। और यह प्लस चार्ज कहां शिफ्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन के पास। यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH माइनस, H पर प्लस और OH माइनस क्या निकल जाएगा? H2O, जल बाहर निकल जाएगा। फिर से सुनिए ध्यान से, हाइड्रोजन ज्यादा पावरफुल था, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, हाइड्रोजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की कमी आई, ये वाला बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा? H पर। H का प्लस चार्ज और OH का माइनस आपस में क्या बना लिए? H2O, H प्लस और OH माइनस। प्रोडक्ट क्या बन के तैयार हुआ? C डबल बॉन्ड C, और उसके बाद क्या होगा? H H H और H, इसे क्या बोलेंगे हम? एल्कीन, एल्कीन बोलेंगे। इस प्रकार के विलोपन यहां से निकला कुछ, जब कोई अभिक्रिया से कोई चीज निकलती है तो उसे बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विलोपन अभिक्रिया। क्लियर है बात इतनी? अब हम क्या करेंगे? विलोपन अभिक्रिया के बाद हम बात करेंगे विलोपन अभिक्रिया। यहां पर एक चीज और समझिए, विलोपन का मतलब क्या है? विलोपन किस प्रकार से है? एक पॉइंट यहां से हैलोजन कहां से निकला? अल्फा पोजीशन से, और बीटा से कौन गया? हाइड्रोजन। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं अल्फा बीटा विलोपन। जब कोई निराकरण, जब कोई विलोपन अल्फा और बीटा से होता है तो अल्फा बीटा कहते हैं।
जब गामा से होगा तो अल्फा गामा कहेंगे, जब अल्फा से होगा तो अल्फा अल्फा कहेंगे। लेकिन यहाँ कौन सा विलोपन है, कहाँ कहाँ से निराकरण हो रहा है, अल्फा से और बीटा से, इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया। एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं। अगर हम बात करें CH3 CH2 CH Br CH3, ध्यान दीजिए, इस कार्बन से Br हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा, और बीटा से जुड़ा गामा। गामा को भी रहने दीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूं कि आपके पास कितने बीटा आ गए, दो, एक बीटा यहां, दूसरा बीटा यहां। अगर यहां पर हम नाभिक स्नेही अगर यही अभिक्रिया कराएं, मान लीजिए एल्कोहाली KOH आपने लिया, तो सीधी सी बात है यहां से K और ये Br क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Br पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। यहां Br पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ K पर प्लस चार्ज, K प्लस और Br माइनस, K Br बाहर हो जाएगा। उसके बाद कौन बचा, OH माइनस। जब OH माइनस यहां बचा तो ये OH माइनस, ध्यान से सुनिएगा, Br ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो Br पर माइनस और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अब कार्बन पर प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की कमी को कौन पूरा करेगा, ये वाला भी पूरा कर सकता है और ये वाला भी पूरा कर सकता है। अगर यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। याद रखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, CH2 और H, प्लस को देखकर, कमी को देखकर अगर ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल। तब यहाँ का H और यहाँ का OH माइनस, ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ का H और यहाँ का OH माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस H2O, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। क्यों, यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ध्यान से सुनिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलेंगे, 1-ब्यूटीन। 1-ब्यूटीन पहली प्रोसेस। अगर हम यही चीज यहां करें, एल्कोहाली KOH ले लें, K प्लस OH माइनस, अगर यहाँ का H हम यूज ना करें, यहाँ का H करें इस बीटा का, भाई ये भी तो बीटा है, यहाँ का भी तो कर सकते हैं, यहाँ का K और यहाँ का Br, माइनस K Br बाहर हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड। जब यहाँ पर प्लस आया तो ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस और ये OH माइनस H2O बाहर, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये क्या बना, 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन एकदम याद रखिएगा ध्यान से, यहां 1-ब्यूटीन बना और यहां 2-ब्यूटीन बना। कौन ज्यादा स्थायी होगा, कौन ज्यादा, तो 2-ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1-ब्यूटीन। इसके लिए सेटजेफ ने ये अभिक्रिया दिया था, सेटजेफ ने नियम दिया था, सेटजेफ, इसको क्या बोलते हैं, सेटजेफ का नियम। सेटजेफ का नियम यही अभिक्रिया ही है। क्या है सेटजेफ का नियम, कि जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी एल्कीन में दो उत्पाद संभव हो तो वह ज्यादा स्थायी होता है जिसमें द्विबंध के दोनों ओर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होती है। वह ज्यादा स्थायी माना जाएगा जिसमें द्विबंध में एल्किल समूहों की संख्या अधिक होगी। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड यहाँ एल्किल ग्रुप है और एक यहाँ दो एल्किल ग्रुप है, जबकि यहाँ द्विबंध में केवल एक एल्किल ग्रुप है।
केवल एक है, इसीलिए कम स्थायी होगा, और ये अधिक स्थायी हो क्योंकि इसमें दो एल्किल ग्रुप, एक एल्किल ग्रुप इधर और एक एल्किल ग्रुप इधर। इसी को क्या बोलते हैं? सेडजेफ का नियम। ये अभिक्रिया सेडजेफ नियम के आधार पर। सेडजेफ ने कहा था सबसे ज्यादा स्थायी टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, सेडजेफ के आधार पर। मतलब हाइड्रोजनों के प्रतिस्थापन का क्रम टर्सरी में ज्यादा, सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। तो इसको आप लोग नोट करिए जरा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सेडजेफ का नियम बहुत ही VMPT, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। सेडजेफ के नियम की यही अभिक्रिया है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब हम आगे बात करेंगे धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स, लिख सकते हैं आप लोग, रिएक्शन विथ मेटल्स। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड मेटल्स के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? तो अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें, सबसे पहले सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ? सोडियम के साथ। RX सोडियम, फिर RX, ये भी हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड। यहां पर हम उत्प्रेरक क्या लेते हैं? शुष्क ईथर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर होता क्या है? यहां से X और यहां से Na और यहां से X, यहां Na कितना ले लेंगे? 2, तभी तो 2X जाएगा। यहाँ का X, यहाँ का X, यहाँ का Na, बाहर क्या हो गया? 2NaX, सोडियम हैलाइड बाहर। बचा क्या यहाँ? R और R, एक R और दूसरा R, R जुड़ के क्या बना दिए? एल्केन। क्या बना दिए बच्चों? एल्केन। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाती हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then it forms alkane. This type of reaction is known as Wurtz reaction. Very most important reaction. जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करती हैं तो वहां हमें एल्केन प्राप्त होता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर हम एल्किल हैलाइड को ले लें RX और इसकी क्रिया कराएं Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ, उत्प्रेरक यहां भी ले लें शुष्क ईथर, क्या होगा? मैग्नीशियम जुड़ जाता है तो क्या बनाता है? RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अभिकर्मक। क्यों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया को विक्टर ग्रिग्नार्ड ने खोजा था, उन्होंने ही खोजा था, तो उन्हीं के नाम पर इसे क्या कह दिया जाए? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या होता है?
mgx प्लस r माइनस और x माइनस, ये होता है। अगर हम rmgx मतलब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट अभिकर्मक है rmgx, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक लिख लीजिएगा। अगर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया वाटर के साथ HOH के साथ करा दें, H प्लस OH माइनस, क्या बनाएगा आप जानते हैं, R माइनस mgx प्लस R माइनस और यहां से H प्लस, R माइनस H प्लस क्या बना देगा, RH, बचा क्या mgx प्लस और यहाँ OH माइनस, mgOH और X, इसे हमारा मुख्य उत्पाद ये है, इसे क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्केन। अब हम बात करेंगे अपचयन की। आगे अपचयन माने रिडक्शन, रिडक्शन। अगर हम एल्किल हैलाइडों का अपचयन करा दें, RX, अपचयन माने हाइड्रोजन का जुड़ना, H2, यहां पर हम निकिल ले सकते हैं, PD ले सकते हैं, अन्य भी ले सकते हैं। टेम्परेचर ले लें 525 केल्विन, टेम्परेचर ले लें तो क्या होगा, एक H और एक X यहां से बाहर निकल जाएगा, HX, बचा क्या आपके पास, H एक बचा हुआ, दो H थे, एक H और X गया, एक H आके यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, RH। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, एल्कीन बोलेंगे, एल्कीन। यहां मैंने आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन बताए, एक वुड्स रिएक्शन बताया मैंने, एक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कैसे बना वो बताया, और तीसरा अपचयन बताया। वुड्स रिएक्शन क्या है, एल्किल हैलाइड सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्केन देते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा मैंने बताया एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वहां RMgX ग्रिगनार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक नाम कैसे पड़ा, क्योंकि इसकी खोज विक्टर ग्रिगनार्ड ने की थी, इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम के द्वारा, उन्हीं के नाम से रख दिया गया, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। और तीसरा मैंने बताया अपचयन, एल्किल हैलाइडों में अपचयन जब उनका होता है, हाइड्रोजन जब उनमें जुड़ता है, तो जब एल्किल हैलाइड का अपचयन निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में 525 केल्विन ताप पर कराया जाता है, तो वहां भी एल्केन प्राप्त होता है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाई, एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़िए। सबसे पहले मैंने बताया SN1 मैकेनिज्म, उसके बाद मैंने बताया SN2 मैकेनिज्म, उसके बाद मैंने बताया विलोपन, उसके बाद मैंने बताया सेडजेफ रूल, उसके बाद मैंने बताया वुड्स रिएक्शन, और उसके बाद मैंने बताया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, और उसके बाद एल्किल हैलाइड का अपचयन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी आपके लिए आज की। आप सब लोग देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, फोन करके हमें बताएं, हमारा फोन नंबर भी स्क्रीन पर दिया रहता है। किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमसे जुड़िए, हम उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। अधिक से अधिक बच्चों को बताइए इस बात को। सर के द्वारा, हरिओम क्लासेस के द्वारा केमिस्ट्री यूट्यूब पर स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे जुड़े और सभी बच्चे फायदा लेते रहें। बने रहिए हरिओम क्लासेस के साथ, हरिओम क्लासेस नामक चैनल पर, जो कि यूट्यूब पर संचालित है। आप सबको मेरा प्यार भरा हरिओम।